डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने देखा अध्याय 1 का पाठ सारांश, साथ ही हमने देखे अध्याय 1 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेखन कला के साथ में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 2 की, जिसका पाठ सारांश देखेंगे और जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हुए और इन आक्रमणों का भारतीयों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध भी किया या इन आक्रमणकारियों से संघर्ष भी किया। सबसे पहले बात करें उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण होता है और वो ठाणे नामक या मुंबई के आसपास के क्षेत्र पे हुआ। इस अभियान में अरब असफल हुए और भारतीय विजित हुए। इसके बाद में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण होता है और वो होता है सिंध प्रदेश पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। और इस क्षेत्र का राजा या सिंध का शासक दाहिर सेन था, जो संयोगवश हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ रहा था और उसी समय उसके सीने में एक तीर आ लगा, जिससे दाहिर सेन की मृत्यु हो गई और इस क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। उसके बाद में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। शाही वंश के शासक जयपाल, उसके पुत्र आनंद पाल से इसको कड़ा संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद में इसने कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। भारत पर इसने कुल 17 आक्रमण किए, जिसमें सबसे चर्चित आक्रमण 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ, जो सोमनाथ पर, और सोमनाथ गुजरात में स्थित है और उस समय गुजरात के शासक भीमसेन द्वितीय थे। इसके बाद में बात करें मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और उस समय इनका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जिसमें 2 युद्ध हुए उनके साथ। पहला तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहा। लेकिन अगले ही वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ, मोहम्मद गौरी जीता और जीतने के बाद में उसने इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को इस क्षेत्र का उत्तराधिकारी नियुक्त कर वापस अपने प्रदेश चला गया और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, जिसमें 5 प्रमुख वंश रहे और इनका शासन 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। ये शुरुआत करते हैं पहले वंश की, जिसका नाम है गुलाम वंश और इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इस वंश के अन्य उपनाम भी थे, जिसे यामिनी या इलबरी भी कहा गया। और इस वंश के संस्थापक की बात करें तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने 1206 में इस वंश की स्थापना की और 1210 तक वह शासक रहा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसका अन्य नाम या उपनाम लाख बख्श था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई, जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में अवस्थित है। इसके बाद में इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, वो किया कुतुब मीनार का निर्माण। ये आप चित्र की में देख रहे होंगे, कुतुब मीनार है जो दिल्ली में अवस्थित है और इसकी ये पहली मंजिल, यहाँ से यहाँ तक की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और बाद में आगे की 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया और उसमें बाद में 2 लास्ट की मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया। अब बात करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया। तो ये इनके गुरु कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद में बात करते हैं गुलाम वंश के दूसरे शासक की, जिसका नाम है इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक शासक रहता है। यह ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था और यह तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता भी माना जाता है। इन्होंने 1226 में रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। रणथंबोर वर्तमान में राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। बाद में इन्होंने मालवा क्षेत्र
ग्वालियर मध्य प्रदेश और जालोर राजस्थान के जालोर क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया या अपना आधिपत्य स्वीकार करवा लिया। इसके बाद में बात करें तो इसकी पुत्री रजिया सुल्तान शासक बनती है। उससे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश कहाँ कहाँ पर, या भारत के नक्शे के माध्यम से या मानचित्र की सहायता से हम देखते हैं गुलाम वंश कहाँ कहाँ पर अवस्थित रहा। तो इस क्षेत्र में यहाँ से लेकर ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा गुलाम वंश का क्षेत्र था या गुलाम साम्राज्य था। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज शाह शासक बन गया। उसकी हत्या के बाद में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान शासक बनती है, लेकिन उस समय तुर्क अमीरों का ज़्यादा दबदबा रहता है और परंपरावादी और कट्टरपंथी तुर्क अमीरों ने रजिया का विरोध भी किया। रजिया सुल्तान ने एक अन्य कार्य किया, मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर या अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे ये तुर्क अमीर और अधिक नाराज हो गए। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और उसके कुछ समय बाद या 1240 ईस्वी में दोनों को मार दिया गया। और उसके बाद में शासक बनता है 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, और उसके बाद में 1242 से 1246 तक मसूद शाह शासक रहता है, लेकिन ये सभी शासक अयोग्य थे। और उसके बाद में 1246 से 1265 ईस्वी तक नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है और यह भी एक अयोग्य शासक था। या इसके समय की बात करें तो 1246 से 1265 तक वास्तविक जो शासन या जो सत्ता का जो प्रयोग करता था वो बलबन था, और अंत में इसने 1265 ईस्वी में स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार बलबन अगला शासक बनता है और इसके शासन का समय रहता है 1265 से 1286 ईस्वी। यह इल्तुतमिश द्वारा निर्मित चहलगानी या चालीसा नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंध रखता था। इनके समय में मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए इन्होंने एक सैन्य विभाग का गठन किया जिसका नाम था दीवाने आरिज। इन्होंने अपने दरबार में सिजदा और पेबास प्रथा की शुरुआत की, जिसके तहत पेबास के तहत सुल्तान के चरण चूमना और सिजदा के तहत सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठना या गर्दन झुकाकर घुटनों के बल बैठना होता था। शत्रुओं के लिए इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई, जिसके तहत इन्होंने पुरुषों की हत्या कर दी और स्त्री और बच्चों को गुलाम बना लिया। आगे इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था राजत्व का सिद्धांत, जिसमें राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये बलबन मानता था। अंतिम शासक क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की शुरुआत की। अब थोड़ा देखते हैं मानचित्र की सहायता से गुलाम वंश के बारे में। जो ये क्षेत्र है, ग्रीन जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया। ये क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में है, ये दिल्ली उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, ये बिहार पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। इस चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं ये बलबन का दिल्ली मेहरौली में स्थित मकबरा है। अब आइए आगे बात करते हैं अगले वंश की, जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश के समय की बात करें, समय काल की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिन्होंने मात्र 6 वर्ष 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया और ये 70 वर्ष के थे। और इन्हीं के भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं खिलजी वंश का शासक बन गया और ये खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। 1296 से 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बात करें खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की, तो सिक्कों पर इन्होंने अपना नाम उल्लेखित किया द्वितीय सिकंदर के रूप में या सिकंदर सानी के रूप में। 1301 में रणथंभौर पर और 1303 में इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर इन्हें लूटा। आगे इन्होंने गुजरात अभियान शुरू किया, जिसके तहत इन्हें अपार धन संपदा मिली। साथ ही एक मुस्लिम सेना नायक मलिक कफूर मिला, जिसको आगे चलकर इन्होंने दक्षिण क्षेत्र का सेना नायक बनाया। खजाइनुल फतूह पुस्तक के अनुसार जो अमीर खुसरो की है, अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान या जनता का चरवाहा कहा गया।
बाजार नियंत्रण प्रणाली में अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसके तहत इन्होंने मुहतसिब नामक एक पद सर्जित किया जो नापतोल का निरीक्षण करता होता था। इसके साथ ही इन्होंने और भी पद सुसर्जित किए, जैसे बरीद मुमालिक जो गुप्तचर अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किले का निर्माण करवाया, जिसे कोससिरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनता है और इन्होंने पिता अलाउद्दीन खिलजी के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और उसके कुछ वर्षों बाद तक ही ये शासन कर पाते हैं और आगे खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और उसके बाद में एक नवीन वंश की शुरुआत होती है जिसका नाम है तुगलक वंश। अब पहले हम खिलजी वंश को मानचित्र की सहायता से एक बार समझ ले। ये जो मानचित्र में देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र पे अफगानिस्तान, ये क्षेत्र पाकिस्तान, ये भारत का क्षेत्र और ये इस साइड में पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश वर्तमान में है, इस क्षेत्र तक खिलजी वंश के शासकों ने साम्राज्य किया। अब आगे बात करते हैं तुगलक वंश की, जिसका शासन समय रहा है 1320 से 1398 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना की बात करें तो अंतिम खिलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या कर नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना और कुछ ही समय बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या की और स्वयं सुल्तान बना और इन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। इनके समय में अनेक प्रांतीय विद्रोह हुआ और इन प्रांतों में विद्रोह का इन्होंने दमन भी किया। इसी दमन के तहत इन्होंने तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा और स्वयं में अंतिम अभियान में बंगाल में सैनिक अभियान किया, जिसके तहत ये विजित होकर वापस लौट रहे थे और दिल्ली वापसी में जो आयोजित स्वागत समारोह किया गया था उसके लकड़ी के भवन के कारण गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनते हैं और उनका शासन समय 1325 से 1351 ईस्वी रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से भी जाना जाता था। यह दिल्ली सल्तनती तुगलक वंशी नहीं, दिल्ली सल्तनत का भी सबसे विद्वान शासक था, लेकिन इसकी सभी योजनाएं दुर्भाग्यवश असफल रही, जिन्हें हम देखने वाले हैं किस प्रकार असफल रही। इसके समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों या प्रांतों में बटा हुआ था। जिस प्रकार अभी कोई राज्य जिलों में बटा हुआ रहता है, उसी प्रकार तुगलक साम्राज्य उस समय 23 मुक्तों या प्रांतों में बटा हुआ था। बर्नी के अनुसार इन्होंने 5 प्रमुख योजनाएं बनाई और पांचों की पांचों असफल रही। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की और वहां उसका नाम दौलताबाद रखा, लेकिन यह भी इसकी योजना असफल रही। इसके बाद में इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू किया, जिसमें तांबे और कांसे की मिश्रित धातु से मुद्राएं निर्मित की जाती थी और ये मुद्राएं निर्मित करना बहुत आसान था, जिससे जगह जगह पर लोगों ने नकली मुद्रा निर्मित कर ली और यह योजना भी इसकी असफल रही। आगे चलकर इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, लेकिन जिस वर्ष इन्होंने कर वृद्धि की उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे यह योजना भी इसकी असफल रही। इसके बाद में इन्होंने खुरासान पर आक्रमण की योजना बनाई और 3 लाख से भी अधिक सैनिकों को 1 वर्ष का नगद भुगतान देकर या अग्रिम भुगतान देकर नियुक्त किया, लेकिन खुरासान पर कभी आक्रमण ही नहीं किया। इस प्रकार ये योजना भी इसकी असफल रही। उसके बाद में इन्होंने 5वीं योजना कराचिल की ओर अभियान किया और ये योजना भी अधिक ठंड या बर्फबारी के कारण ये योजना भी इसकी असफल हुई। इनके समय में मोरक्को देश से एक यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। 1333 में भारत आया और जिसे इन्होंने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। आगे चलकर इन्होंने दिल्ली का दूत बनाकर या अपने साम्राज्य का दूत बनाकर चीन भेजा। ये आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक का छाया चित्र है। आगे बात करें तो इसी क्रम में चौथे शासक की बात करें, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 से 1388 तक शासन किया और इन्होंने भी अनेक कार्य किए अपने शासनकाल में, जिसमें सबसे पहले है सरकारी सेवा या सेना की नौकरी को वंशानुगत बनाया, मतलब वंश में किसी
परिवार में से एक व्यक्ति लग गया तो उसी के परिवार में से किसी का, जैसे कोई पिता है तो उसका पुत्र ही इस नौकरी को प्राप्त करेगा। इस प्रकार इन्होंने सरकारी व सेना की नौकरी को वंशानुगत बनाया। इन्होंने अनेक शहर बसाए जिसमें हिसार जो वर्तमान हरियाणा में है, फिरोजाबाद या फैजाबाद, फिरोजा, जौनपुर, अनेक नगर इन्होंने बसवाए और इन्होंने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया जिससे अकाल जैसी समस्याओं से निपटारा हो सके। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जिससे ऐसा करने वाला ये एकमात्र शासक रहा। इन्होंने गैर शरीयत के 24 करों को हटा दिया, केवल 4 ही कर रखे जो है खराज, ज़कात और खम्स और जजिया। दासों के लिए इन्होंने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ये बदगान। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने अनेक कार्य किए और अंतिम शासक नासुरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की और इसी के साथ तुगलक वंश समाप्त हो गया। और ये आप देख सकते हैं मानचित्र की सहायता से कहाँ किस प्रकार से हमने सभी का देखा है। खिलजी वंश कहाँ रहा, गुलाम वंश ऐसे रहा, खिलजी वंश इस क्षेत्र में, लेकिन अब दक्षिण भारत में और अनेक क्षेत्रों में भी तुगलक वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। लेकिन तैमूर लंग के आक्रमण के कारण तुगलक वंश समाप्त हो गया और इसके बाद में नए वंश की शुरुआत होती है जिसका नाम है सैयद वंश। काल समय रहता है वो 1414 से 1451 तक रहता है। बात करते हैं तो सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की। खिज्र का तैमूर लंग का एक सेनापति था और वो उसके साथ भारत आया था। तैमूर लंग जाने से पहले इस क्षेत्र पर खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गया और इसीलिए इन्होंने कभी भी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की या राजा की उपाधि धारण नहीं की और इन्होंने तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन किया। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और उसके बाद में लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हम एक बार मानचित्र की सहायता से समझते हैं कि यहाँ से इस क्षेत्र से इस रास्ते से होते हुए यहाँ से यहाँ आते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया तैमूर लंग ने। इस रास्ते से होते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया तैमूर लंग ने और वापस इस रास्ते से वापस चला गया और यहाँ पर छोड़ गया खिज्र खां को और खिज्र खां ने ही अभी हमने देखा कि सैयद वंश की स्थापना की। इसके बाद में बात करते हैं लोधी वंश की। तो सबसे पहले लोधी वंश का जो साम्राज्य था वो वापस से सिकुड़कर बहुत ही छोटा हो जाता है और इसके बारे में अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है और इसमें जो लोधी वंश के संस्थापक है वो थे बहलोल लोधी, जिन्होंने शासन किया 1451 से 1489 ईस्वी तक। दिल्ली पर तुर्कों ने पहली बार अफगान साम्राज्य, तुर्कों के बाद में पहले तुर्कों का साम्राज्य था, अब अफगानों का साम्राज्य स्थापित हुआ और वो किया बहलोल लोधी ने। इसके बाद में निजाम शाह या सिकंदर शाह शासक बनता है जो 1489 से 1517 ईस्वी तक रहता है और इन्होंने भी अनेक अपने साम्राज्य में सुधार के कार्य किए, जिसके तहत इन्होंने राजस्व सुधार में भूमि की जो नाप 1 गज जो 30 इंच की प्राय होती थी उसकी शुरुआत की और जिसे सिकंदरी गज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। आगरा नगर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है जिसका निर्माण करवाया 1504 ईस्वी में। आपकी बुक में ये 1506 लिखा हुआ है लेकिन वास्तविक 1504 ही है। इन्होंने अपने उपनाम गुलरख खां, इनका उपनाम था गुलरख खां, जिसके नाम से इन्होंने गुलरख खां के नाम से भी कविता भी लिखते थे। आगे बात करते हैं इब्राहिम लोधी की और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक शासक रहा। इनके समय में खातौली का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम लोधी हार गया। बात करते हैं इसके कुछ समय बाद में या 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और जिसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ और इसी वंश के साथ इसी युद्ध में हार के बाद में दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश दोनों समाप्त हो जाते हैं और भारत पर एक नया इतिहास या भारत पर एक नया साम्राज्य आता है जिसका नाम है मुगल वंश और यहीं से मुगलों की शुरुआत होती है। यह आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये दिल्ली है और दिल्ली के पास में ये हरियाणा है और हरियाणा के पास में ये पानीपत स्थान है। यहीं पर पानीपत के 3 युद्ध हुए, जो पहला हमने अभी देखा और तीसरा भी हम आगे देखने वाले हैं।
आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन या उनका प्रशासन किस प्रकार से थी, उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से, किस प्रकार किस किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी या कौन कौन सा अधिकारी के कौन कौन से कार्य थे। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान। सुल्तान की बात करें तो सुल्तान राजा को ही कहा जाता था और तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ किया गया था ये, और इसका पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, वह था मोहम्मद गजनवी। दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में ही निर्धारित थी। सुल्तान की सहायता के लिए एक केंद्रीय संस्था थी जिसका नाम था मजलिस-ए-खलवत, और ये वर्तमान जैसे मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है, उसी प्रकार ये मजलिस-ए-खलवत सुल्तान की सहायता के लिए रहती थी। ये जो मजलिस-ए-खलवत है, इसके 4 प्रमुख स्तंभ थे: वजीर, आरिज मुमालिक, दीवान इंसा, रिसालत। ये 4 प्रमुख इसके स्तंभ थे। इसमें वजीर का जो कार्यालय थे, जैसे वर्तमान में वित्त विभाग होता है या वित्त मंत्री रहता है, उसी प्रकार रहता है, और इसके कार्यालय को दीवान विजारत कहा जाता था। आरिज मुमालिक वर्तमान में जैसे रक्षा मंत्री होता है उसी प्रकार रहता है, और सैन्य विभाग इसका प्रमुख क्षेत्र रहता है। दीवान इंसा वर्तमान जैसे संचार क्षेत्र रहता है, उसी प्रकार शाही पत्र व्यवहार का कार्य दीवान इंसा करते थे, और दीवान रिसालत कार्य विदेश मंत्री की तरह होता था। जैसे वर्तमान में विदेशों से कोई संबंध स्थापित करना हो, जिसके लिए विदेश मंत्री होता है कार्य देखने के लिए, उसी प्रकार उस समय दीवान रिसालत होता था दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन में। उसके अलावा अमीर रहते थे। अमीर सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का थोड़ा प्रभाव रहता था। अमीर भी 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक तुर्क अमीर और दूसरे गैर तुर्क अमीर थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का एक समूह बनाया जिसे चहलगानी, या हमने देखा उसको चालीसा के नाम से भी जाना जाता था, और इसी चालीसा या चहलगानी से बलबन निकल के आया था, या इन 40 अमीरों में से ही बलबन भी एक था। आगे बात करें खुम्स शब्द की, तो खुम्स युद्ध के समय लूट का सामान को खुम्स कहा जाता था। दिल्ली सल्तनतकालीन में जैसे कोई राजा युद्ध करता था, युद्ध के बाद में जो भी लूट मिलती थी उसे खुम्स कहा जाता था, और उस पर कुछ भाग सैनिकों का और कुछ भाग राजा का होता था, या उस पर राजा का अधिकार होता था। आगे बात करें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, दीवान अमीर को ही इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, और इसकी स्थापना का मुख्य कार्य भूमि को कृषि योग्य बनाना या खेती से संबंधित या कृषि कार्य से संबंधित था। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रकार हमने देखा दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन। अब आगे हम इसी प्रकार आगे अगले पार्ट में देखेंगे मुगल कालीन इतिहास या मुगल शासनकाल। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल लेक्चरर एकेडमी पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।